नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज सर आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम ऐसे टॉपिक की बात करते हैं। जैसे पूरी अर्थव्यवस्था में दो टॉपिक ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उसी दो नीति कहें, उस दो टॉपिक को नीति के उस दो नीति में से एक नीति को हम जानेंगे। जैसे वो दो टॉपिक का नाम है फिजिकल पॉलिसी और मौद्रिक नीति। फिजिकल पॉलिसी हमारी आर गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट बनाती है, उस सारे काम को गवर्नमेंट देखता है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी आपको आरबीआई या हमारे देश का केंद्रीय बैंक इसको देखता है। फिजिकल पॉलिसी की बातें बोला जाए तो इसके कंपोनेंट से बजट के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी बजट के कंपोनेंट को जब हम पढ़ जाएंगे तो समझिएगा फिजिकल पॉलिसी को बहुत हद तक समझ लिए, जो साल में एक बार बनती है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी या तो 3 महीने या 2 महीने में उसकी बैठक होती ही होती है, यानी मैक्सिमम 6 बार और मिनिमम 4 बार उसकी बैठक होती है। तो आज हम आपसे मॉनेटरी पॉलिसी की तो बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि वो मनी एंड बैंकिंग की बातें होती है जहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी दिखाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग में पढ़ाई जाती है। एक दिन मॉनेटरी पॉलिसी को भी लेके आऊँगा आपके समक्ष, लेकिन आज हम लेकर आए हैं फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति भी बोलते हैं। क्या लेकर आए हैं? तो आज लेकर हम आए हैं फिजिकल फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे। फिजिकल पॉलिसी जिसको हम लोग राजकोषीय राजकोषीय नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब से शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, इनकरेज होगा, तो आप जरूर करें। तो देखिए, फिजिकल पॉलिसी को जब समझना है तो आप बजट के कंपोनेंट को अगर समझ लेते हैं तो फिजिकल पॉलिसी को बहुत हद तक समझ लेते हैं। अब बजट में दो ही चीज होती है, या तो पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं। यानी या तो सरकार के पास पैसे आते हैं या सरकार उस पैसे को खर्च करती है। तो उसी कंपोनेंट की अगर हम बात करें बजट, तो बजट में मैंने अभी आपको बताया कि बजट में दो ही काम होता है, या तो पैसे आते हैं, यानी इसकी फिजिकल पॉलिसी के अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम फिजिकल पॉलिसी में भी दो चीज़ें देखते हैं। थोड़ा सा और एक चीज़ और पॉइंट लिखूं तो फिजिकल पॉलिसी की अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिजिकल पॉलिसी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दो चीज़ों को अगर हम लोग समझ लिए तो समझिए, टैक्सेशन टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर इनकी बातें को हम लोग समझ रही हैं। और इन सब को समझने के लिए हमें बजट का अगर कंपोनेंट हम समझ लिए, किसकी? बजट की कंपोनेंट, तो हम क्या कहेंगे? बजट की अगर कंपोनेंट समझ लिए तो हमें कहीं हद तक इस बजट के कंपोनेंट के समझ लिए तो कहीं हद तक हमें फिजिकल पॉलिसी समझ में आ जाएगी। इसके फिजिकल पॉलिसी के आयामों को हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि या तो पैसा आपके पास आएगा या आप खर्च करेंगे। फिजिकल पॉलिसी में यही चीज़ें होती है। तो सरकार की काफ़ी सारी चीज़ों पर पैसे खर्च होती है, या सरकार को टैक्स के रूप में पैसे वापस आती है, शुल्क के रूप में पैसे वापस आती है। तो जब हम बात करेंगे, मेन कंपोनेंट इसका बजट होता है। अगर इसके मेन कंपोनेंट यानी बजट को हम लोग समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल पॉलिसी को समझ लेंगे। हम क्या बोले? तो मेन कंपोनेंट इसका बजट होता है। बजट की बात करें, आप देखिए, हम बाद में जाएंगे टेक्निकल शब्दों को, सरकारी के शब्दों को, कहाँ से पैसा आता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी बातें करूँगा, आपके घर में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अगर इस चीज़ों को आप समझ लिए या समझा दिए तो कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट की, बजट की कंपोनेंट में फिजिकल पॉलिसी की बातों को समझ लेंगे। तो जैसे में अगर बात करें, किसी के घर में समूहन कोई भी आदमी हो, राम श्याम कुछ कोई भी हो, उसके घर में पैसे अगर आने की बात बोली जाए, कलर थोड़ा सा आ, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, कलर दिख नहीं रहा है तो आइए ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक बोर्ड जिंदगी बना देता है।
जब स्कूल की ब्लैक बोर्ड होती थी वहीं से हम और आप पढ़ के जिंदगी बनाकर यहाँ पे आए हैं। तो बजट में अगर बात बोला जाए तो पैसे कहाँ से आता है, तो किसी के सैलरी से और रेंट से पैसे आते हैं, प्रॉफिट से पैसे आते हैं, प्रॉफिट से आते हैं, अच्छा प्रॉफिट से आते हैं, उसके साथ इंटरेस्ट से, यानी कोई व्यक्ति जो है वो किसी को पैसा ब्याज पर दिया है, यहाँ से बस पैसे आते हैं। या दूसरा कहाँ से पैसे आते हैं, तो दूसरे की अगर मैं क्यों लिखा हूँ अभी आपके पास क्लियर हो जाएगा, क्यों दो जगह लिख रहा हूँ। दूसरा पैसा आपके बात अगर मैं बात बताऊं तो कहाँ से आता है, जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी को सेल किया, पैसा आपके पास आया, सेल द प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी, लोन, आपने लोन लिया, यहां से भी पैसा, तो इन दो जगहों से आपके पास पैसा आता है। ठीक है, इन दो जगहों से आपके पास, आपने सैलरी से लेकर आए, रेंट से लेकर आए, प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से, अपने प्रॉपर्टी को सेल किया, लोन लिया, कर्जा लिया किसी से, अपने एसेट को सेल किया, इन सब जगहों से आपके पास पैसा आता है। अब बात करते हैं कि आप खर्च कहाँ करते हैं, तो खर्च की हम बात करते हैं तो खर्च आप ग्रोसरी पे खर्च कर दिए, ग्रोसरी पे खर्च कर दिए। ठीक है, यानी आपने किराना शॉप में गए, बहुत सारी चीज़ें आपने ले लिया, ग्रोसरीज पे आपने खर्च कर दिया। रेंट पे आप कहिएगा सर आप रेंट यहाँ भी लिए, रेंट के पेपर, तो अगर यहाँ पे रेंट आपके पास आ रहा है, आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो आप रेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, तो आप रेंट देने की बातें कर रहे हैं, उस पे आपने खर्चा किया। किस पे खर्चा किया, तो आप कहीं पे रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, जो आप कभी यहाँ पे जो लोन लिए उसका इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, यानी उसके इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की बातें करते हैं, ये है, तो यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं, यानी घर बना रहे हैं, संपत्ति क्रिएट कर रहे हैं, घर खरीदा, गाड़ी खरीदे, यहाँ पे भी आप खर्च कर रहे हैं। तो इधर जो खर्च कर रहे हैं इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इधर जो आपके पास आ रहा है इसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग रिसिप्ट की बातें बोलते हैं, और इधर जो खर्च कर रहे हैं इसको एक्सपेंडिचर की बातें बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा बात यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, कुछ ऐसा रिसिप्ट है जहां पे लाइबिलिटी और एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी किसी टाइप का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट में, इसको पढ़ने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी और मनी एंड बैंकिंग में आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है, और मैं एक दिन लाइबिलिटी और एसेट भी बता दूंगा। लाइबिलिटी और एसेट के बारे में आपको बता दूं, एसेट का मतलब होता है वैसा एसेट जिस पे हमको किसी को कुछ देना ना पड़े, और लाइबिलिटी का मतलब होता है देता, यानी किसी को कुछ देना पड़े। ठीक है, यानी एसेट का मतलब होता है रिटर्न, लाइबिलिटी का मतलब होता है रिटर्न नहीं आता। ठीक है, रिटर्न एसेट दे के जाएगा, लाइबिलिटी रिटर्न। तो अब देखिए किसी के पास सैलरी आ रहा है, तो रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, किसी का लोन दिया हुआ इंटरेस्ट, यानी लोन कहीं कोई दिया है उसका ब्याज आ रहा है, तो क्या इससे लाइबिलिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है, तो लाइबिलिटी पर क्या इससे लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। लाइबिलिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं भाई घट रही है, तो नहीं, तो लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं। एसेट पे भी क्या कोई फर्क पड़ रहा है, तो एसेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेल प्रॉपर्टी की क्या किए, अपने सेल को बेचे, तो इस पे एसेट पे फर्क पड़ रहा है, यानी एसेट कम हो गया, एसेट पे फर्क पड़ रहा है, और लोन लिए तो लाइबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे ना तो एसेट कम हो रहा है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर है। यहाँ की बातें करेंगे तो यहाँ पे अब ग्रोसरी, तो क्या एसेट बढ़ा, नहीं बढ़ा, क्या रेंट ऑफ पेमेंट, क्या आपकी लाइबिलिटी कम हुई, नहीं, तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी और एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लाइबिलिटी और एसेट पे। लेकिन यहाँ पे एसेट क्या होता है, आपका बढ़ रहा है, यानी एसेट बढ़ रहा है, ठीक है,
और लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी इस दोनों पे, इस दोनों देखिए, एक इस पे और इस पे क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बोलिए यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत तो एक बार जरूर हमको बता दे कि इस पॉइंट पर सर दिक्कत है, तो एक बार जल्दी से इस पॉइंट पे बता दें। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में तो जरूर बताएं, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा इस पॉइंट पे, बिल्कुल। और तो हम बात करेंगे लाइबिलिटी और एसेट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे भी कैपिटल। अब देखिए आप कीजिएगा, यहाँ पे पैसे आ रहा है तो रेवेन्यू, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे पैसे आ रहा है तो इसको लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके रेवेन्यू में ही आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे क्या हो रहे हैं, पैसे कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ भी, तो ये राजस्व में आ रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, यहाँ पे ये रेवेन्यू से ही खर्चा हो रहा है तो रेवेन्यू, और यहाँ पे आपके कैपिटल बन रहा है तो यहाँ पे आपके कैपिटल। यहाँ पे आपके पूंजी कम हो रही है, यहाँ पे आपके पूंजी क्या हो रही है, बन रही है। तो इसलिए, और यहाँ पे रिसिप्ट नाम है तो हमने क्या कर दिया, रिसिप्ट जोड़ दिया। और यहाँ पे रेवेन्यू है तो रेवेन्यू हमने रिसिप्ट जोड़ दिया। और आप यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जोड़ दिया। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आपके घर में ये सारे काम होता है। अब इसमें बोलेंगे इंग्लिश शब्द ज़्यादा यूज हुआ है। बजट, रेवेन्यू, रिसिप्ट का मतलब राजस्व आय, राजस्व आय की बातें बोली जाती है, इतना तो आप समझेंगे जरूर। लाइबिलिटी का मतलब देयता होता है, एसेट का मतलब संपत्ति होता है। और ये कैपिटल, रिसिप्ट का मतलब हो गया पूंजी, पूंजी है। रिसिप्ट का मतलब आय, प्राप्तियां, प्राप्तियां, प्राप्तियां। और यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियां यानी पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी कैपिटल, प्राप्तियां की बात करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जाएंगे तो रेवेन्यू यानी राजस्व खर्च, जो राजस्व में से हमने खर्चा किया। और यहाँ पे कैपिटल जो हमारा पूंजीगत क्या है, खर्च यानी पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च। तो यही काम आपको बजट के कंपोनेंट में आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो आपको बजट में मिलता है, क्या मिलता है, इस कंपोनेंट के बारे में आपको पता है क्या मिलता है। तो इसी को बजट की संरचना भी आपको पढ़ने की मिलती है। तो समझ गया। अब देखिए मैंने बताया, तो अब देखिए आप बताइए ये सारी चीज़ें आपके हैं। अब इसी को हम टेक्निकल शब्द में बोलेंगे तो बजट की संरचना हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट की संरचना। ठीक है, अब बजट की संरचना आ जाइएगा तो ये कहा जाता है, ठीक है। इसमें बजट की संरचना की अगर बात करें तो बजट की संरचना का अभिप्राय होता है, घटक से भी होता है, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। और इसका संरचना का अभिप्राय घटक से भी होता है, जो मुख्यतः आपको दो टाइप में देखने को मिलता है। एक को बोला जाता है राजस्व बजट और एक को बोला जाता है पूंजीगत बजट। और राजस्व बजट, राजस्व बजट, और एक को बोला जाता है पूंजीगत बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूंजीगत बजट बोला जाता है। ठीक है ना। अब पूंजीगत बजट, अब इसकी बातें जब हम करेंगे आपको, तो ये आपके पास दो टाइप का यहाँ पे हो जाता है। एक को बात बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ। क्या, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ। और एक को बोलते हैं राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं एक को पूंजीगत, पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। और एक को बोलते हैं हम पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से होता है, तो टैक्स से, दो जगह से होती है, टैक्स से और नॉन टैक्स से, इसके बारे में बताया जाता है। वैसे प्राप्तियाँ, जिस टैक्स दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष, और इसको बोला जाता है वैसे प्राप्तियां जिससे ना तो लाइबिलिटी में कोई कमी आती है, ना तो एसेट में कोई वृद्धि होती है। सॉरी, इसको उल्टा मैं बोल दिया, एक मिनट, इसको मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा बोलना चाहिए। ना तो एसेट में कोई कमी आती है, ना तो लाइबिलिटी में कोई वृद्धि होती है, ठीक है ना। और टैक्स ए बोला जाता है राजस्व प्राप्तियां, जो मैंने आपको बताया टैक्स के रूप में और नॉन टैक्स के रूप में। राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय में क्या होता है आपको राजस्व व्यय में बताइए। यानी राजस्व व्यय में तो बोला जाता है सब्सिडी पे खर्च करना, सब्सिडी वगैरह पे हम खर्च करते हैं, सब्सिडी पे, पेंशन पे, किस पे, पेंशन पे इत्यादि, स्कॉलरशिप, 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 ठीक है, स्कॉलरशिप इत्यादि, ठीक है ना, स्कॉलरशिप इत्यादि। अब इससे क्या होता है, तो इससे आपको क्या होता है, एटीसी, इससे ना तो इसको खर्च करने से लाइबिलिटी में कोई कमी आई, ना तो इसको खर्च करने से एसेट में कोई वृद्धि आई। अगला जाइए देख लीजिए, यही है, ये दोनों है, ना तो लाइबिलिटी में कोई कमी आई, ना तो एसेट में कोई वृद्धि हुई, यही दोनों है। ये देख लीजिए, पूंजीगत प्राप्तियां की बातें बोले, जैसे आपने संपत्ति को बेच दिया, जैसे आपने उधार लिया, तो ऐसे में क्या होता है, या तो एसेट में कमी आती है, या तो लाइबिलिटी में बढ़ोतरी होती है, तो इसी पूंजीगत प्राप्तियां। और एक पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय का मतलब होता है या तो पूंजीगत व्यय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जैसे में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इत्यादि, यानी एसेट क्रिएट किया गया, यानी एसेट में क्या हो गई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और लाइबिलिटी में यहाँ विनिवेश या संपत्ति बेचकर अपने लाइबिलिटी में क्या की, कमी किए, तो ये क्या हो जाता है आपके पास बजट की संरचना, जो हम राजकोषीय नीति में आपको टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बातें किया, जो मैंने पहले आपके टर्मिनोलॉजी से समझा कर बताया। और इसलिए बोला जाता है वह प्राप्तियां सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए राजस्व प्राप्तियां बहुत अच्छा होता है, और पूंजीगत व्यय बहुत अच्छा होता है, जैसे कंपनी बना देना, ठीक है, निवेश करना, निवेश की बातें होती है, तो ये क्या, इससे रिटर्न की आती है। तो मैंने अभी आपको बताया एसेट से क्या होता है, रिटर्न मिलता है, और एसेट का मतलब होता है एसेट बनाया जाता है। इसलिए गांव घर में बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जब आप कमाने लगते हैं तो बोलते हैं कुछ बचा के कुछ घर द्वार खरीद लेना, कुछ सोना होना गहना वना बना लेना, यानी उनके कहने के एक खर्च आपको एसेट कहलाती है, जो रिटर्न कल होके देंगी। वो कहते हैं फालतू की खर्चे मत करना, ग्रोसरी वगैरह पे कम खर्चे करना, इसलिए सरकार को भी सलाह दी जाती है सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप इस सब पे कम खर्च करो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं उधार कम लेना, लोन पे कर्जा कम लेना, इसलिए बोला जाता है संपत्ति को मत बेचो, उधार कम लो, संपत्ति को सेल मत करो, बेचो मत। ये बोलते हैं कि तो बेच के ऐसे मत करना। इसलिए गांव घर के बुजुर्ग बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स जानते हैं। तो एक थोड़ा सा टर्म लेकर आए थे बजट के बारे में, संरचना के बारे में। आपको ऐसे इस पे छोटे छोटे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर, बजट के स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे, कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए अच्छी होती है, कौन सा व्यय सरकार के लिए अच्छा होता है कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए अच्छी नहीं होती है, कौन सा व्यय सरकार के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।